तो कैसे हो सब आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। और यार कैसे नहीं आते, पिछली वीडियो पे आपने इतना प्यार दिखाया, इतने लाइक्स दिए, आपने डीएम के अंदर मैसेज आए, तो यार उन सब के लिए यार बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही जो है आप प्यार दिखाते रहोगे तो और बढ़िया बढ़िया कंटेंट और बहुत बढ़िया बढ़िया सरप्राइज आप सबके लिए आते रहेंगे। तो यार आज भी जो है मैच के लिए जो है दो बड़े बड़े सरप्राइज आ रहे हैं, जो मतलब काफ़ी बड़े सरप्राइज होने वाले हैं। और मतलब अम, चलो देखते हैं कि आज सरप्राइज क्या होने वाले हैं। तो यार पहले तो जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 दिन पहले जो है मतलब अभी फिजिक्स के पेपर से पहले मैंने एक पीडीएफ शेयर किया था ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिक्स के। तो यार उसके अंदर से जो है अप्रॉक्स तुम्हारे 60% से ऊपर जो है फिजिक्स के क्वेश्चन आए हैं। और मतलब किसी ने अगर वो पीडीएफ के क्वेश्चन एक बार देख लिए होंगे तो उसका भी मतलब 60 में से 50% तो सही हो ही गए होंगे यार। तो ग्रुप कम्युनिटी में डाले थे मैंने, तो उसमें देख लेना। बाकी ग्रुप वगैरह चेक करते रहा करो, ऐसी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह जो है शेयर करते रहता हूँ मैं। और ग्रुप का लिंक अगर किसी ने ज्वाइन नहीं कर रखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा। और मैंने तो 2 दिन पहले शेयर कर दिए थे, उसके बाद तो वो काफ़ी जगह और भी शेयर हुए, बट मैंने थर्सडे को शेयर कर दिए थे। और इसके बाद अब चलते हैं। अभी तक जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, तो पहले तो मतलब ये दो हैं कि जिन्होंने पढ़ रखा है, दो तरीके के लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा। तो सबसे पहले जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा उनके बारे में जो है ये काफ़ी लोगों का डाउट आ रहा था। अब हम क्या करें, देखो सबसे पहले तो मैट्रिसेस कर लो यार। ये सबसे आसान टॉपिक है चारों यूनिट में से, मैट्रिसेस। और मतलब इसका ये जो है तुम्हारा 12 और 3 के आसपास 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर में तो सबसे पहले मैट्रिसेस कर लो, क्योंकि सबसे आसान यूनिट यही है चारों यूनिट्स के अंदर से। और अब तुम्हारी हर यूनिट की वेटेज जो है सेम ही है। तो एक बात समझो, अगर तुमने पहली यूनिट करी और वो उसके सारे क्वेश्चन सही करे तो भी तुम्हारे को 15 नंबर की आएगी वो। और तुमने मैट्रिसेस करी, उसके सारे क्वेश्चन सही करे तो वो भी तुम्हारे को 15 नंबर ही दे होंगे। तो यार सबसे पहले जो आसान आसान चीज़ है ना वो कर लो ना। तो सबसे पहले अभी तक कुछ नहीं कर रखा तुमने तो मैट्रिसेस कर लो। मैट्रिसेस तुम्हारे 15 नंबर की आएगी, 12 नंबर इधर और 3 नंबर उधर। ठीक है, तो मैट्रिसेस के अंदर से जो है तुम्हारे 12 नंबर कम से कम आ जाएंगे। इसके बाद जो है तुम्हारे को जोन सा टॉपिक आसान लगे चारों यूनिट में, किसी कईयों को वैक्टर्स आसान लगता है, किसी किसी को फर्स्ट सेकंड यूनिट में से कोई टॉपिक आसान लगता है। ज़्यादातर को वैसे वैक्टर्स आसान लगता है, बट जोन सा तुम्हारा टॉपिक जो है वो आसान लगे वो कर लेना, जोन सी यूनिट आसान लगे। मैट्रिक्स के बाद जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं कर रखा उनके लिए बता रहा हूँ। इसके बाद जो है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, इसके बाद जो है तुम्हारे पास कितना टाइम बचेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा खासा टाइम है तो कर लो दोनों यूनिट, और नहीं तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोनों यूनिट कर लेना और उनके क्वेश्चन भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। और इसके अलावा जो है मैथ्स का कोर्स भी है एक ऐप पे, उसको भी देख सकते हो। 649 के आसपास है वो कोर्स। उसके अंदर तुम्हारा थोड़ा टाइम बच जाएगा, बस यही होगा। और अब ज़्यादा कोर्स की बात नहीं करते हुए बाकी आगे चलते हैं। अब जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए क्या है, तो यार देखो मैट्रिसेस जो है तुम भी सबसे पहले रिवाइज कर लो, क्योंकि मैट्रिसेस जो है सबसे आसान है। तो जिन्होंने पढ़ रखा है बट अब याद नहीं आ रहा इतना, या फिर नोट्स नहीं बना रखे अपने या ऐसा कुछ है, तो उनके लिए जो है मैट्रिसेस सबसे पहले रिवाइज कर लो यार तुम। ये तुम्हारा 1 डेढ़ घंटे में जो है रिवाइज हो जाएगा, या फिर मतलब जितने भी टाइम में रिवाइज हो जाएगा। मैट्रिसेस सबसे पहले रिवाइज कर लो, उसके बाद फिर वेक्टर रिवाइज कर लेना। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए, मैट्रिक्स वगैरह रिवाइज एक बार हो जाए, उसके बाद एक बार पीवाईक्यूज देख लो, क्योंकि यार पीवाईक्यूज जो है रिपीट होते हैं। मैं बार बार कहता हूँ पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, तुमने भी देखा होगा। आकाश में से उठाओ पीवाईक्यू कर लो, नहीं तो ऐप है, ऐप के अंदर जाओ। 2016 से लेकर 2019 तक के पेपर डल रखे हैं, 23 वाला पेपर भी डल रखा है, मिड सेम भी डल रखा है, वो सब भी डल रखा है, वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है सरप्राइज़ पे आते हैं। तो यार आपने इतना सारा प्यार दिखाया, तो अब जो है कुछ बढ़िया सा सरप्राइज़ आपके लिए आने वाला है। अब वो सरप्राइज़ क्या होने वाला है, तो यार देखो, जैसे कि अभी अभी मैंने बोला कि भाई मैट्रिसेस पढ़ लो, मैट्रिसेस पढ़ लो, बट अब बच्चों का डाउट क्या आता है, भैया आपने बोल तो दिया मैट्रिसेस पढ़ लो, बट यूट्यूब पे पढ़ने जाएंगे तो आधे आधे पौने पौने घंटे की एक वीडियो है मैट्रिक्स की, और ऐसी जो है कम से कम 10-12 वीडियोज़ हैं, और वो भी ढूंढनी पड़ेंगी पहले। तो मैट्रिक्स करने में हमारे 4-5 घंटे खत्म हो जाएंगे, और 4-5 घंटे भी वो तो जो है उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और टाइम लग जाएगा। इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास। तो यार तुम सबके लिए मैं लेके आ गया हूँ मैट्रिक्स का 1 शॉट वीडियो, 1 घंटे के अंदर, हमारे मास्टर टीचर के द्वारा, जिन्होंने एमटेक कर रखी है आईआईटी दिल्ली से। कोई स्टूडेंट नहीं है ये, इनको जो है कम से कम 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इन्होंने एमटेक कर रखी है आईआईटी दिल्ली से, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और ये पूरा का पूरा तुम्हारा मैट्रिक्स 1 घंटे में खत्म कर देंगे। और इसके बाद जो है हमारे टीचर ही आगे पढ़ा रहे होंगे, और उसके आखिरी में जो सेकंड सरप्राइज है वो मैं आखिरी में बताऊंगा। और इसके नोट्स वगैरह कहाँ मिलेंगे वो सब कुछ भी मैं आखिरी में बताऊंगा। लेकिन ये जो है हमारे एमटेक टीचर उन्होंने कर रखा है, और ये पढ़ा रहे होंगे इसके बाद। और यार बस आपका जो है बस प्यार मिलते रहना चाहिए, और मतलब सपोर्ट करते रहो। बस लाइक कर दो वीडियो को, और कमेंट कर दो, शेयर कर दो लोगों के साथ। ये सबको पता चला है कि मतलब यूनिट 3 जो है 1 घंटे में हो रहा है यहाँ पर, और 1 घंटे में पूरा खत्म हो रहा है, बिल्कुल डॉट टू डॉट सारे सारे टॉपिक सिलेबस के अंदर से जो है खत्म हो रहे हैं। तो बिल्कुल फैला दो इस वीडियो को, और अब जो है इसके बाद जो है हमारे टीचर आगे पढ़ा रहे होंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, अब हम जो लेक्चर लेंगे ये किसके रिगार्डिंग है, ये आपका रिवीजन के रिगार्डिंग है कि आप जल्दी से रिवाइज कर सकोगे एग्जाम टाइम में। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा पूरी 3rd यूनिट का। तो हम 3rd यूनिट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम इनकी डेफिनेशन क्या फॉर्मूले वो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले है हमारा मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स हमारी क्या है, में एक रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का या फंक्शंस का, जो कि हम किस में एनक्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देते हैं। यानी कि ये आपका ब्रैकेट हो गया, और जैसे कि आपके पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशंस की जो इन्फॉर्मेशन है, कोफिशिएंट है इसके, अननोन्स के जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड है, इसके कोफिशिएंट को अगर हम इसमें लिखना चाहे, ये एरे है ना इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन कैसे कि एक्स की कुछ वैल्यू जो होगी, वाई की या जेड की, इनकी वैल्यू पुट करने पे उनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बराबर 5 के आना चाहिए, सॉरी एडिशन 5 के बराबर आना चाहिए। तो ये एक एरे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे पुट करोगे इसकी कोफिशिएंट्स को, तो जो कोफिशिएंट्स का जो एरे आपका ये एनक्लोज ब्रैकेट में हम रख देंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम, मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये आपके ऊपर इक्वेशंस थी, तो इसको हमने पुट कर दिया, तो मैट्रिक्स बन गया। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, जब आप सिर्फ कोफिशिएंट का ही मैट्रिक्स बनाते हो तो वो तो सिंपल मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे कि हमने मान लीजिए ए बोल दिया, ए बराबर ये बन गया, ये हमने सिर्फ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिए है इसमें। मगर जब आप जो एक्स वाई जेड इक्वेशंस है, ये जो इक्वेट किसके बराबर होती है, किसी नंबर के बराबर हो, जैसे यहाँ 5 -3 और 0, तो ये इसके बराबर हो, तो जो ये आपके इक्वल टू में जो नंबर है, इक्वेशन जिसके बराबर है, वो भी आप लाइन इसमें ऐड कर दोगे मैट्रिक्स में, तो ऑगमेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंट मतलब किसी चीज में वृद्धि करना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, तो ये हो गया। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप ए बार से ये उसके ऊपर ऐसे डिनोट कर दो इस तरह से, ठीक। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने कॉलम ऐड किया है, ये 5 -3 0, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम थोड़े से इसके बेसिक कंसेप्ट भी जान लेते हैं। क्या है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें केवल एक सिंगल रो हो और कई भी नंबर आपके कॉलम्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कॉलम C1, कॉलम C2, कॉलम C3, कॉलम C4, कॉलम C5, ऐसे और भी कॉलम हो सकते थे, मगर रो सिर्फ एक ही है, ये एक सिंगल रो है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक। ऐसी ही आपका क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएंगे कि वो पूरा का पूरा कॉलम होगा, एक सिंगल कॉलम होगा, एक ही कॉलम होगा, और रो कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे आपका क्या होगा, 1 रो हो गई, दूसरी रो हो गई, ये आपकी तीसरी रो होगी, ये आपकी फोर्थ रो होगी। तो इस तरह से क्या होगी, आपकी कई सारी रो हो सकती है कॉलम मैट्रिक्स में। अब आपका जो साइन ऑफ मैट्रिक्स होता है, वो साइज ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो साइज क्या होगा, एम बाई एन का होगा। एम बाई एन मतलब एम नंबर ऑफ रोज होगी और एन नंबर ऑफ कॉलम होगी। तो ये आपका रेक्टेंगुलर शेप में हो सकता है, स्क्वायर शेप में होता है। स्क्वायर तब बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तब बनेगी जब आपका एम इक्वल टू, स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी, एम इक्वल टू एन हो जाए, यानी कि एन नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम हो जाए। वेक्टर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जो रो वेक्टर होता है और आपका कॉलम वेक्टर होता है। रो वेक्टर में क्या होगी, एक ही रो होगी, और कॉलम वेक्टर में आपका एक ही कॉलम होगा। जैसे आपने रो मैट्रिक्स और ये पढ़ा है ना, तो उसी तरह से ये आपका क्या पूरा हम इसे वेक्टर से डिनोट करेंगे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, देखिए एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, उनको दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो उसे हम ए बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, या बराबर सी के बोल सकते हैं। अगर इसका साइज m गुना n है और इसका भी m गुना n है, तो b प्लस ए का भी साइज m गुना n आएगा, यानी कि m बाई n आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और a प्लस बी बराबर हमने c मान लिया, तो इस तरह से दिखाया हुआ। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज की जब हम बात करें, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी, अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें हमने c को ऐड किया, तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, a मैट्रिक्स को b प्लस सी ऐड करके, और बी प्लस सी मैट्रिक्स जो आएगा उसको हम ऐड कर दो किसमें, ए में ऐड कर दो, ऐसे भी लिख सकते हैं। या उसे ए प्लस बी प्लस सी तीनों को अलग अलग सेपरेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपका जीरो वेक्टर है, ये आपका जीरो वेक्टर है। अगर ए में एक कोई मैट्रिक्स हो, उसमें आपने जीरो वेक्टर ऐड कर दिया, तो वो ही मैट्रिक्स आएगी, यानी कि ए वेक्टर, सॉरी ए मैट्रिक्स ही आएगी। जीरो वेक्टर, ए वेक्टर में वेक्टर ही ऐड करोगे आप, ठीक है ना। तो ये ए वेक्टर हो गया, तो यहाँ पे ए वेक्टर आएगा। अगर ए मैट्रिक्स में आपने उसका नेगेटिव मतलब उसका ऑपोजिट ऐड कर दिया, तो वो क्या आ जाए, जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। अब इसके रूल के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होती है, कम्यूटेटिव एडिशन, इसका कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी सेम यही रूल फॉलो करेगा। बात आती है मल्टीप्लीकेशन की। मल्टीप्लीकेशन अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं, यानी कि ए बाई बी कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं, तो वो बी इंटू ए नहीं होगा। मगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हो जाता था ना, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए हो जाता था, या ए माइनस बी बराबर बी माइनस ए। यहाँ पे भी क्या नाम, अब जब ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी किया आपने, तो बी माइनस ए ये बराबर नहीं आएंगे, बी माइनस ए, ठीक है, वो बराबर नहीं, क्योंकि इसलिए बराबर नहीं आएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये सेम एज द एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स विद सम एक्सेप्शन। यहाँ पे ये लिखना भूल गया, विद सम डेविएशन, डेविएशन लिखना
जरूरी है, क्योंकि कोई डेविएट करेगा, बाकी सब कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे। तो बी माइनस ए नहीं हो, क्योंकि अगर ए के एलिमेंट 2 है और बी का एलिमेंट 3 है, तो 2 माइनस 3 करोगे तो आपका -1 आएगा। मगर जब बी को 3 में से घटाओगे तो वहां पर 1 आ जाएगा, तो सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, बी प्लस ए, तो इस तरह से आएगा। तो ए इंटू बी, अब मल्टीप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई होती है तो पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन करके दिखा सकते हैं, आप आगे कर सकते हो। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी, ए बराबर बी इक्वल होंगे इफ, इफ कंडीशन ये होगी दोनों का साइज सेम होना चाहिए, यानी कि एम बाई एन का ये है तो एम बाई एन का ही ये होना चाहिए। दूसरा, तो कोरोस्पोंडिंग एवरी एलिमेंट आपके क्या होना चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तो तभी आपका ये क्या होगा? इक्वल मैट्रिक्स होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर्स क्या होता है? जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर होता है तो उसका एक ही सिंपल रूल है, थंब रूल है, कि वेक्टर को आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास ये कोई वेक्टर है, यानी कि रो वेक्टर है, कॉलम वेक्टर 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने कर दिया। तो अब आप इसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स में कैसे? मतलब 2 3 5 1 -2 1 और 0 3 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं, क्योंकि रो की आपकी कॉलम में मल्टीप्लाई होती है। अब यहाँ पे जो रो है उसमें तो एक ही एलिमेंट है, और कॉलम में आपके 3 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट की 3 में कैसे मल्टीप्लाई की? तो ये आपको पॉसिबल नहीं है। मगर हाँ, रो मैट्रिक्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये आपका क्या है? कॉलम मैट्रिक्स 1 2 3। तो देखो, इसमें 3 एलिमेंट है और ये 3 एलिमेंट इसमें, तो इसकी अब मैट्रिक्स की आपकी किस में? वेक्टर में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो थंब रूल ये है कि मैट्रिक्स की वेक्टर में मल्टीप्लाई होती है, मगर वेक्टर की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं होती है। ये उसी तरह से कह सकते हो कि जैसे कि H2SO4 को वाटर में मिलाते हैं या वाटर को H2SO4 में मिलाते हैं, तो वो उसी तरह का है कि H2SO4 जो है वो आपका वाटर में मिलाया जाता है, ठीक है, या वाटर H2SO4 में मिलाया जाता है। ये आपको क्वेश्चन सोचना है, ठीक, कि क्या होता है, मतलब कि किस तरह से ये होगा कि H2 वाटर को H2SO4 में मिलाया जाए, H2SO4 को वाटर में, दोनों ही डिफरेंट है। जैसे कि H2SO4 प्लस वाटर, तो ये इसमें मिलाया जाता है, ये इसमें ये मिलाया जाता है, कौन सा ज्यादा सही है? ये वाला ऊपर वाला सही होगा, क्योंकि H2SO हीट ऑफ जो इसकी क्या नाम रिएक्शन है, या हीट ऑफ डाइल्यूशन है, वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आपने H2SO4 में वाटर मिला दिया तो आपका ये हीट ऑफ डाइल्यूशन इतनी ज्यादा होगी तो वो बाहर निकल के गिरता है, इतना वेपराइज हो जाता है, तो आपको ऊपर गिर जाएगा, बॉडी को जला देगा। ठीक है, बहुत हजार्डस हो सकती है सिचुएशन। तो इसलिए जो वाटर होता है, वाटर में थोड़ा सा H2SO4 मिलाओगे तो क्या करेगा? उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पर डाइल्यूशन आसानी से हो जाएगा उसका, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है तो डाइल्यूट हो जाएगा, तो हीट ऑफ रिएक्शन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए वो किया जाता है। ठीक है, तो हम क्योंकि रीजन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे हम चीजों पे नहीं जाते। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब आपके रोज होते हैं, रो कॉलम के बराबर होना है, ओ सॉरी, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे से ए डैश से लिख सकते हैं, ये ए प्राइम से ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये ए टी से डिनोट कर सकते हैं, ए टी मतलब ए ट्रांसपोज। तो ये दोनों एक ही बात है, सिंबल की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपने कर दिया, यहाँ पे दिखाएगा। प्रॉपर्टीज इसकी जान लीजिए। प्रॉपर्टीज क्या है? एक कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ए प्लस बी दो एडिशन मैट्रिक एडिशन किया गया, दो मैट्रिक्स का, उनका ट्रांसपोज करें तो दोनों का लगभग ट्रांसपोज के एडिशन के बराबर होएगा। अगर कोई स्केलर है सी, उसकी मल्टीप्लाई की गई है ए में और उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो सी तो बाहर आ ही जाएगा, तो ए का ट्रांसपोज लेके उसके सी की मल्टीप्लाई कर दो, उसके बराबर आ जाएगा। ए बी दो को मल्टीप्लाई किया गया है तो उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो यहाँ पे बी इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब बात आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम जानने से पहले, हाँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये जो है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा कि जो ये आपका ये डायगोनल है, जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है, ये अरे ये गड़बड़ है। ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल आपका है, इस डायगोनल के अराउंड, या ये कहिए जो ये डायगोनल के, ये वाले डायगोनल के ऊपर और नीचे दोनों ही कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट, ये कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे, सेम साइज के होंगे। मानिए को इनका जैसे एच है, एच का मोड इक्वल टू इसके मोड के बराबर होगा, यानी कि जो ये इसे ऐसे गलत लिखा है मैंने, ये क्या होगा? 2 1 होगा। या मान लो एलिमेंट है ये रो का एलिमेंट हमने कहा रो 2 1 टू, सॉरी 1 2, ठीक है, ये इसका वो बराबर किसका होगा? टू आर 2 1 के बराबर होगा।
ठीक है, मोड के बराबर होगा, मतलब सॉरी ये दोनों बराबर होंगे एलिमेंट साइज में, मतलब साइन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। यहाँ एच है तो यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे भी जी है, और यहाँ पे सी है तो ओ सॉरी यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी एफ है। ठीक, तो ये हो जाएंगे। ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों डायगोनल के ऊपर वाला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दोनों ही एलिमेंट बराबर होंगे corresponding एलिमेंट। इसकी सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक में ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई हो जाता है, ये है। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज के लिए, यानी कि ए प्राइम जो ए ट्रांसपोज है आपका, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा। तो ये आपका क्या किसका वो है कंडीशन, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है, यहाँ पे देखिए। और जितने भी सारे डायगोनल है वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये डायगोनल पे सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, आपके जीरो हो जाएंगे। और ऊपर के जो एलिमेंट होंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में यू और टी एम में, तो क्या होंगे ये एलिमेंट, मान लीजिए नेगेटिव है तो नीचे वाले में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक, तो एक में नेगेटिव होंगे, एक में पॉजिटिव होंगे, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया उसका डेफिनेशन किसका, ये स्क्यू मैट्रिक्स का डेफिनेशन हो गया। ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन क्या होगा, अगर एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तब बोलेंगे जब वो और उसी के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो और यहाँ पे ये कंडीशन है कि ए का डिटरमिनेंट आपका वन के बराबर होना चाहिए, दैट मीन्स प्रॉपर होना चाहिए, ए प्रॉपर होना चाहिए, तो ये कंडीशन है ऑर्थोगोनल। सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स में ये है कि जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, उसका जो डिटरमिनेंट है वो जीरो के बराबर आना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आया तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। जो ये क्या है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव का मतलब ए इंटू बी है तो बराबर बी इंटू ए हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है ये। तो उसे बोलते हैं कि कम्यूटेटिव है। अगर ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए हो जाएगा तो कम्यूटेटिव हो जाएगा, मगर यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं होता है तो लिखा है। ठीक है, और ये एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव एसोसिएटिव होता है, मतलब एसोसिएट कर लेता है दूसरे एलिमेंट को अपने साथ। जैसे यहाँ पे सी के साथ बी एसोसिएट है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लिया, अब बी अगर सी को अलग हटा दे तो ये ए को एसोसिएट कर देगा अपने साथ, तो एसोसिएटिव होता है, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया, कम्यूटेटिव नहीं होता है। और आपका क्या होता है, ये आपका एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये आपका एसोसिएटिव होता है। ठीक है, ये एसोसिएटिव होता है। ठीक, और आपका ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। ठीक है, और आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स से बाय यूनिट मैट्रिक्स वही आ जाएगा। कहने का मतलब ये देखिए, अगर आप एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ, वो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब है ए इंटू ए इनवर्स बराबर आपका क्या होना चाहिए, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई के बराबर होना चाहिए, और ए डिटरमिनेंट बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, तब एग्जिस्ट करेगा। और अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो आपका एक रो से बराबर ए स्क्वायर होता है, एक ए की पावर, अगर क्यूब है तो एक रोस ए एक रोस ए ऐसे लिख सकते हैं। और एक किसी मैट्रिक्स की पावर जीरो का मतलब है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, और आई की पावर एन का मतलब वो आई के बराबर, जहाँ पे एन क्या हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ये कुछ आपके रूल्स थे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पे। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती है, इसमें हमारे अननोन होते हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। तो अब ऐसी दूसरी बी एक्स प्लस डी वाई प्लस एन जेड इक्वल टू एल, और आपका एम एक्स प्लस एन वाई प्लस एल जेड इक्वल टू पी। तो ये जो आपकी पूरी इक्वेशन है ये क्या बन गई, ये आपका लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। लीनियर है, लीनियर इसलिए क्योंकि सबकी पावर क्या है, एक्स की पावर वन है, वाई की पावर वन है, जेड की पावर वन है, तो सबकी पावर वन है, तो पूरा लीनियर है। जब किसी भी इक्वेशन की पावर वन होती है वो क्या, लीनियर, यानी कि मतलब लाइन होती है। आपको समझना होगा ये लाइन होती है। ठीक है, तो लाइन है ये। तो आप ये देखिए लाइन है। ठीक है, आपने क्या नोन में एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन मान लिया, तो इसमें क्या हो गया, ए वन वन एक्स वन, ए टू टू एक्स टू, ए वन टू एक्स टू, तो ये पूरी अपनी इक्वेशन लिख ली। इक्वेशन लिखने के बाद ए वन वन एक्स वन, ए वन टू एक्स टू प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, ए वन एन एक्स एन इक्वल टू बी वन तक, ऐसे ही ए टू वन एक्स वन प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस ए टू एन एक्स एन इक्वल टू बी टू। इसी तरह से आपकी जो एम वी इक्वेशन होगी, mth इक्वेशन, ए एम वन एक्स वन प्लस ए एम टू एक्स टू
और प्लस ए एम एन एक्स एन इक्वल टू बी एम हो जाएगी। तो ये सारे जो आपके बी वन बी टू बी थ्री इक्वल टू कब होंगे, जीरो के, अगर ये जीरो के बराबर हो जाए, जो इक्वेशन के ये इक्वल टू के बराबर लिखे हुए जो आपके वैल्यू स्केलर लिखा हुआ है बी वन बी टू बी थ्री बी एम, ये अगर आपकी इक्वेशन होमोजीनियस है, सारे के सारे क्या होने चाहिए, ये आपके जीरो होने चाहिए अगर इक्वेशन होमोजीनियस है। अगर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, जो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो नॉन होमोजीनियस है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नॉन होमोजीनियस हो जाएगी। अब इसे लीनियर फॉर्म में मैट्रिक्स, सॉरी, इसे लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, जो इक्वेशन दी हुई है मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स की फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे ए मैट्रिक्स हो गया और ये एक्स मैट्रिक्स हो गया, ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स हो गया, और ये बी, ये आपके जो इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है इक्वेशन जिसके बराबर है उसका मैट्रिक्स हो गया। ये आपका वेक्टर कॉलम हो गया, या वर्टिकल कॉलम हो गया, ये भी आपका वर्टिकल कॉलम है, और ये आपका रेक्टेंगुलर या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने ऐसे लिख दिया, हम मैट्रिक्स पढ़ के ही आए, एक्स का कोफिशिएंट का मैट्रिक्स होगा बी, और जो ये स्केलर का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसे हमने ऐसे लिख लिया, और ऑगमेंट मैट्रिक्स हम पढ़ के आ ही गए, तो जो इसके इक्वेशन है पूरी उसे हम बस एक कॉलम और ऐड कर देंगे मैट्रिक्स में, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड पर। गॉस एलिमिनेशन मेथड देखो आपने ये पढ़ा, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म, है ना। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म का मतलब है कि जो आपके डायगोनल से अबव के एलिमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए, उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। देखिए, और बाकी सारे नीचे के जीरो होंगे, नीचे के जीरो होने चाहिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, लोअर ट्राई एंगुलर एंगुलर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट वो क्या होंगे, वो जीरो के बराबर होंगे, अपर ट्रायंगुलर के नॉन जीरो के बराबर होंगे। तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि वो सिर्फ उतना ही नाम बोलेंगे, भाई जिसकी वैल्यू होगी उसी का नाम बोलेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितने पोर्शन में, कौन से ट्रायंगल में है, ऊपर वाले में, तो इसे अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम ये मान के चलते कि आपका ट्रायंगुलर फॉर्म में हमें इक्वेशन दी हुई है, तो अगर आप इसे सोल्व करने को बोल दिया जाए तो इसे सोल्व करेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका इसके बराबर हम सबको जीरो मान लेते, तो एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू जीरो, और फोर वाई प्लस फाइव जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सिक्स जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये आपका होमोजीनियस, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, वाई की वैल्यू जीरो आ गई, और आपका जेड की वैल्यू जीरो आ गई। तो यहाँ से सॉल्यूशन ये आ गए। तो अगर हम ऐसे इक्वेशन दी हो, यानी कि आपके जो पहला कोफिशिएंट है उसके सारे के एलिमेंट नीचे जीरो, दूसरे कोफिशिएंट के उसके सारे के एलिमेंट नीचे जीरो हो, तो आपका क्या होगा कि उसके एक आपका एक फाइनल एक वो बचेगा, एलिमेंट बचेगा। एलिमेंट जो बचेगा फाइनल, मतलब जैसे जेड बचा, अब यहाँ से जेड की वैल्यू निकालोगे, जेड की वैल्यू पुट करोगे किस में, सेकंड इक्वेशन में, सेकंड से आपका वाई निकल जाएगा, वाई की वैल्यू पुट करोगे आप इसमें, ठीक है ना, सेकंड वाली में। यहाँ से वाई की वैल्यू देखो, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालोगे तो पुट करोगे किसमें, इसमें। और यहाँ से जो अब यहाँ से वाई की वैल्यू निकलेगी, वाई की वैल्यू पुट करोगे इसमें, और जो जेड की वैल्यू पुट आई थी, जेड की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अब वो तभी ऐसा पॉसिबल है इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जब आपके जो पहला एक्स के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो, वाई के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो। तो ऐसा करने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी। रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो रो होती है, जैसे आर वन है, पहली रो है, तो पहली रो का जो नीचे का एलिमेंट, पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के नीचे का जो एलिमेंट है उसको अगर आपको जीरो बनाना है, तो मान लो हम ऐसा कर सकते हैं, रो को रो में जोड़ सकते हैं, रो में से रो घटा सकते हैं, वो रो ट्रांसफॉर्म की जा सकती है इस तरह से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिखा है, आर टू को हम कैसे लिख सकते हैं, आर वन माइनस आर टू भी लिख सकते हैं, आर टू को हम आर टू माइनस आर वन भी लिख सकते हैं, आर वन को आर वन प्लस आर टू भी लिख सकते हैं, और आर वन को हम आर वन माइनस आर टू भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है, सॉरी, आर टू माइनस आर वन भी लिखा जा सकता है। तो ऐसा हम ये रो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। तो अगर इसके स्टेप्स की बात करें हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं, एक्स वाई को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को बनाएंगे, फिर उसके बाद हम जो है जनरल सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया था उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, किसकी मदद से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की मदद से। उसके बाद हम सोल्व करेंगे इक्वेशंस को, इक्वेशन सोल्व कर ली, ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले उसकी पोर्शन की तरफ, डिटरमिनेंट की तरफ। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, देखिए अब जो डिटरमिनेंट का कंसेप्ट है कहाँ से होता है कि आपको जो अननोन्स को एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है, साइमल्टेनियसली जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है उसको अननोन को एलिमिनेट करने की जो प्रोसेस है उससे ही हम डिटरमिनेंट निकल के आता है। जैसे हम यहाँ पे दो इक्वेशंस लेके चलते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू इक्वल टू जीरो, दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू निकल गई। अब इसे अगर हम
सब्स्टिट्यूट कर देंगे किस में, सेकंड इक्वेशन में, तो दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से जो आपके पास सामने जो रिजल्ट आया A1B2 माइनस A2B1 आ गया, ठीक है, तो ये तीसरा आ गया। अब इसमें से क्या करो आप, इसे लिखो, ठीक है। इसे किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, A1 इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब इसे अब ये यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 और 2 में से हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो एलिमिनेट करने के बाद जो आएगा तो वो एलिमिनेंट आएगा। मान लो आपने देखो यहाँ पे देखो, अब थोड़ी देर के लिए x एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे x को रिमूव कर दो, ये रिमूव हो गया। मान लो यहाँ पे है ही नहीं, जब यहाँ पे होगा नहीं तो क्या आ जाएगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा A1B1 A2B2। इसे दो वर्टिकल बार के बीच में लिख दो, तो ये क्या बन गया, इसी को ही आप क्या बोल रहे हो, डिटर्मिनेंट बोल रहे हो, डिटर्मिनेंट बोल रहे हो, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। और इसे सोल्व करके क्या आया, A1B2 माइनस A2B1, ये आ गया ना, A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू 0, ये आ रहा है आपके सामने। तो ये इस तरह से आएगा इक्वेशन। तो इस इक्वेशंस को, जो ऐसी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। और जो ये आया आपका, ये क्या हो गया, एलिमिनेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से कहने का मतलब, जो ये आपका इस तरह से लिखा जाता है, ये यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन दो रोज ऑफ A1B1 एंड A2B2 आर एनक्लोज बाय द टू वर्टिकल बार दैट इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट, ठीक है। पहला कॉलम होगा, दूसरा कॉलम होगा, ठीक है, इसमें पहली रो दूसरी रो, इस तरह से आपका लिखा जा सकता है। और जो हर एक क्वांटिटी है उसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं डिटरमिनेंट के। तो ये सब है। तो अब जो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है आपकी, जैसे यहाँ पे दिखाई गई, ये भी और ये भी, ये क्या कहलाएंगे आपके, ये आपके एलिमिनेंट कहलाएंगे, ठीक है, एलिमिनेंट कहला दिया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसका एक्सपेंशन करके कैसे लिख सकते हैं, B1 A2B2 इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट। अब ये हो गया, इसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब पढ़ते हैं माइनर क्या होता है। माइनर जो डिटरमिनेंट होता है, उसको डिटरमिनेंट हमें जो मिलता है वो कैसे मिलता है, अब हमें मिलता है रो, और जो कॉलम है उसमें जो एलिमिनेंट है उसको एलिमिनेट करके हमें क्या मिलेगा, माइनर मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रोज एंड कॉलम कंटेनिंग द एलिमेंट, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है। तो अब इसमें से ये वाली देखिए, जी यहाँ पे A1B1 C1 A2B2 C2 और A3B3 C3 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब आप A1 का माइनर निकालना चाहते हो, ये एलिमिनेट कर दोगे, रो कॉलम एलिमिनेट कर दोगे, ये रो एलिमिनेट कर दोगे, तो जो आया वो क्या बचा, B2 C2 B3 C3, तो ये क्या हो गया, माइनर हो गया, ठीक है। और जो इसका साइन का वो है, तो इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट में प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये एलिमेंट। तो इसके कोफैक्टर को, ये जो आएगा साइन रखने के बाद आएगा, क्या आएगा, ये ऐसे आएगा, कोफैक्टर जो आएंगे इसके, कोफैक्टर -1 की पावर आर प्लस सी, और जो माइनर आएगा, माइनर की मल्टीप्लाई कर दो। तो आर क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रोज ऑफ एलिमेंट है, यानी कि कौन सी रो का एलिमेंट है, और सी है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ एलिमेंट है, कौन सी कॉलम का एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये कौन सी रो है, सेकंड रो, और कॉलम कौन सा, फर्स्ट। तो आर की वैल्यू 2 होगी और कॉलम की वैल्यू फर्स्ट होगी, तो यहाँ पर 2+1 आ जाएगा, तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये क्या आएगी वैल्यू, -1। तो इस पर क्या साइन आएगा, -1 आएगा, इस पे यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इसलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। इसके साइन को हम निकाल सकते हैं, कोफैक्टर निकल जाएंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर हम ऐसे निकाल सकते हैं, माइनर निकालेंगे और माइनर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 I प्लस जे, तो आई जे वो यानी कि रो और कॉलम, ठीक। तो कोफैक्टर निकालने हमने ये सीख ली, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगी, कि पहली प्रॉपर्टी होगी कि जो आपका द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ द रोज आर इंटरचेंज इनटू कॉलम या कॉलम्स इनटू रो। तो मतलब रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं, तो इसमें वैल्यू जो डिटरमिनेंट की रहती है वो अनअल्टर्ड रहती है, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ना साइन में चेंज आता है ना वैल्यू में चेंज आता है। ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी कि del 1 इक्वल टू del 2 होता है, ये प्रॉपर्टी 1 होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप दो कॉलम, ये थोड़ा सा इसे छोटा कर लीजिए, दो रो, ये आपकी दो रो है या दो कॉलम है, तो उन्हें इंटरचेंज कर देते हैं तो उनका साइन चेंज हो जाता है, यानी कि R1
को इंटरचेंज कर देते हैं R2 से, तो आपका जो डिटरमिनेंट आएगा वो आपकी क्या हो जाएगी, पहले वाले डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन टू -1 हो जाएगा, यानी कि उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले अगर पॉजिटिव था तो सेकंड जो आएगा इंटरचेंज करने के बाद वो नेगेटिव आ जाएगा। दोबारा मैं बोलता हूँ, ये दो रो को आपने इंटरचेंज कर दिया है, दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। मान लो पहली रो है, उसे पहली रो को कॉलम में बदल दिया और जो कॉलम में तो वो रो में बदल दिया, तो जो अब डिटरमिनेंट हमें मिलेगा, मान लीजिए उसे डेल डैश मिला, ठीक है, डिटरमिनेंट डैश मिला, तो वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी है, अगर आपने दो रो या दो कॉलम को जो कि किसी डिटरमिनेंट के आइडेंटिकल है, तो उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम, जैसे यहाँ पे ये दो रो बराबर है, ठीक है, या कोई किसी के दो कॉलम हो वो बराबर हो, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। और प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में ये बोला गया है कि कोई भी रो, किसी भी मैट्रिक्स की कोई भी डिटरमिनेंट की कोई भी रो हो या कोई भी कॉलम हो, उसमें अगर हम हर एक में मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से, तो डिटरमिनेंट भी उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने किसी रो में, इस रो में k से मल्टीप्लाई की है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू को जैसे हमने k से मल्टीप्लाई कर दी हो। यहाँ पे देखिए k से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू भी k से मल्टीप्लाई हो जाती है। मान लो कोई डिटरमिनेंट था, अगर कोई डिटरमिनेंट था डेल, ठीक है, डिटरमिनेंट था डेल, उस डिटरमिनेंट की पहली रो, पहला कॉलम, दूसरी रो, दूसरा कॉलम, तीसरी रो, तीसरा कॉलम, जो भी है, तो उसमें अगर किसी एलिमेंट से, मतलब किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दी, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दी किसी रो में, जैसे यहाँ पे दिखा है, तो ये इस तरह से समझो कि वो जो डिटरमिनेंट था उसमें हमने 3 से टोटल में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 डेल हो गया वो। तो इस तरह से है, ठीक है। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। ठीक, अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये बोलती है को डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है अनअल्टर रहती है इफ एलिमेंट्स, जो पहली रो के एलिमेंट, किसी भी रो के एलिमेंट या किसी भी कॉलम के एलिमेंट, उसमें कांस्टेंट ऐड कर दिया गया हो, मल्टीप्लाई कर दिया गया हो, मल्टीपल में, सॉरी, कांस्टेंट ऐड कर दिया गया हो मल्टीपल में, कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें ये आपका एक डिटरमिनेंट दिया हुआ A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। तो यहाँ पे अगर आपने इसमें एलिमेंट में किसी रो या किसी कॉलम के जो मल्टीपल ऐड कर दिए इसमें, जैसे यहाँ पे ये रो है, इस रो का आपने किसको कितने मल्टीपल ऐड किया, एम मल्टीपल ऐड कर दिए, तो एम मल्टीपल, तो MC1 एम, इस कॉलम में एम से मल्टीप्लाई की वो ऐड कर दी फर्स्ट वाली में A1 A2 A3 में, और जो दूसरी वाली है उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने मल्टीप्लाई किया आपने एल की, तो एल से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड कर दिया। तो ये इसी तरह से लिखा जा सकता है, जो पहला डिटरमिनेंट था वो, फिर एल बाहर निकल जाएगा जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, और फिर आपका एम बाहर निकल जाएगा, तो उतने ये बराबर क्या आ जाएगा, तो ये उसमें चेंज नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि इंटरचेंज वो हो गया, ठीक है, मैं स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो ये बराबर डेल, तो वो ही सेम रहेगा, ठीक। तो ये डेल आ गया, डेल डैश बराबर, मतलब डेल आ गया, मतलब पहली प्रॉपर्टी आ गई। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलती है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या ऑफ ए कॉलम, ठीक है, ऑफ ए डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ द algebraic sum ऑफ द n टर्म, द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द एन डिटरमिनेंट। कहने का मतलब कि जैसे कि ये आपका डिटरमिनेंट है A1 + P1 + Q1, इसमें आपका 3 नंबर्स का सम दिखा रखा है, यानी कि एल्जेब्रिक सम दिखा रखा है, ठीक है, और ये फर्स्ट कॉलम में, तो इसे हम एक्सप्लिसिट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, जितने भी एलिमेंट थे इनको सबको एज ए डिफरेंट डिटरमिनेंट बना दो, ठीक है, हर एक एलिमेंट को डिफरेंट डिटरमिनेंट में ले लीजिए, जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है वो सेम रहेगा, बस इनको 3 कॉलम में डिवाइड कर लीजिए और वो हर एक कॉलम को हर एक डिटरमिनेंट बना दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये A1 बन गया, ठीक है, और ये आपका P1 बन गया, ठीक है, ये आपका Q1 बन गया। तो बस इस तरह से ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये आपने क्या पढ़ा, ये आपने पढ़ ली, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली डिटरमिनेंट की। अब जो है अब आप क्या पढ़ोगे, अब आप पढ़िए क्रैमर रूल, ठीक है। अब हम यहाँ क्रैमर रूल पे चलते हैं। क्रैमर रूल क्या बोलता है, ये एक तरह का जो आपके साइमल्टेनियस इक्वेशंस है उनको सोल्व करने का एक तरीका है, किससे, डिटरमिनेंट की मेथड से। तो कौन थे क्रैमर, ये आपका मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन ने ये रूल इजाद किया, मतलब इसका जीनेसिस जो हुआ वो क्रैमर से हुआ। तो जो क्रैमर रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस है,
उसको आप सोल्व कर सकते हो डिटरमिनेंट की मदद से। वो कैसे, मान लीजिए है, तो आपने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इसके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 या एक्स डी से। अगर आपने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दी डिटरमिनेंट में, तो वो किसी एक फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करो, अप्लाई करना है। तो सी टू का आपने क्या कर दिया, वाई सी टू, और आपने सी थ्री को क्या कर दिया, जेड सी थ्री, यानी कि हमने मल्टीप्लाई कर दी वाई और जेड की सी उसमें कॉलम में, सी टू कॉलम में। जो सी टू है, सी टू कॉलम क्या हो जाएगा, वाई सी टू, और सी थ्री जेड सी थ्री। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करके उन्हें क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, इसी में ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपके पास। जब ये आ गया, तो अब इस पूरी लाइन की वैल्यू क्या है, इस पूरी लाइन की वैल्यू तो ये है ना, D1, और इसकी वैल्यू D2, इसकी वैल्यू D3। तो अब ये वैल्यू पुट कर दो, D1 D2 D3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब D1 D2 XD क्या था, XD तो बराबर ये था। अब इसकी वैल्यू आपने D1 D2 D3 कर दी, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई ये अपॉन d, यहाँ पे चला जाएगा इसके नीचे, और d की वैल्यू क्या है ये। तो कहने का मतलब क्रैमर रूल आपका सॉल्यूशन कैसे देगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, D1 अपॉन डी, y की वैल्यू D2 अपॉन डी, z की वैल्यू D3 अपॉन डी। तो ये आपका क्रैमर रूल बोलता है, ये क्रैमर रूल हो गया। तो D1 अपॉन डी, D2 अपॉन डी, और D3 अपॉन डी, ये क्रैमर रूल बोलता है। अब आगे चलते हैं हम, कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ आपका होमोजीनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस होमोजीनियस इक्वेशन। अब यहाँ पे केस बनते हैं। अब एक पहला केस ये बनता है कि जब सिस्टम आपका होमोजीनियस है, तो आपके पास सामने A11 x1 प्लस A12 x2 A13 x3 इक्वल टू जीरो दे दिया। होमोजीनियस होता है जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो बराबर इक्वल जीरो के हो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, इनके कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, जो डिटरमिनेंट जीरो होता है तो सिस्टम जो है इक्वेशंस का एक कंसिस्टेंट होगा, मगर उसके फाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। दूसरे केस में अगर जो डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आता है, जो सिस्टम है कंसिस्टेंट तो होगा, मगर इनके ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे, सारे होमोजेनियस इक्वेशन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। या इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, जो होमोजेनियस इक्वेशंस है, अगर डी जीरो होता है तो कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर डी इक्वल टू जीरो नहीं होता तो उसके क्या होगा, सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा, डी इक्वल टू जीरो में सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा, मगर उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो ट्रिवियल होंगे, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो आपने इस कंसिस्टेंसी का भी कंसेप्ट समझ लिया। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं कि जिसमें तीन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस है और तीन अननोन है, तो उस केस में क्या होगा, फॉर ए सिस्टम ऑफ थ्री साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद थ्री अननोन। ठीक है, अगर आपकी डी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो उस सिस्टम में क्या होगा, इक्वेशन जो है कंसिस्टेंट होगी और यूनिक सॉल्यूशन रखेगी, यानी एक्स वन की वैल्यू D1 अपॉन डी हो जाएगी, वाई की वैल्यू D2 अपॉन डी हो जाएगी, और जेड की वैल्यू D3 अपॉन डी हो जाएगी। अगर आपका डी जीरो है और जो D1 D2 D3 है वो जीरो के बराबर है, सारे बराबर है और जीरो के बराबर है, तो जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। डी जीरो होना चाहिए और D1 D2 D3 भी जीरो होना चाहिए, तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट होगा ही, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर डी जीरो है और एट लिस्ट कम से कम वन ऑफ द डिटरमिनेंट, यानी कि D1 D2 D3 नॉन जीरो है, यानी कि यहाँ पे पहले दो सेकंड केस में क्या था, D1 D2 D3 सारे के सारे जीरो थे, मगर इस केस में डी तो जीरो है, मगर D1 D2 D3 में कोई भी एक, कम से कम कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। अगर वो नॉन जीरो होंगे तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, वो सिस्टम जो लीनियर इक्वेशंस का वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट होने के साथ साथ इसे उसकी फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं, तो इक्वेशंस ऑफ द विद थ्री एंड नॉट डी इक्वल टू नॉट जीरो, तो कंसिस्टेंट विद द यूनिक सॉल्यूशन। और जब डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वहां पे दो केस बन जाएंगे, जब D1 D2 D3 जीरो होंगे सारे तो कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, और जब डी जीरो होगा और D1 D2 D3 में से कोई भी एक जीरो ना हो तो कंसिस्टेंट सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड जो है एक तरह की एल्गोरिदम है, वो कब यूज की जाती है, आपका जो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उन्हें सोल्व करने के लिए की जाती है। इससे हम क्या करते हैं, इसमें जो वो है ना, एक आपका कैच है, वो कैच ये है कि इसमें इनवर्स निकालते हैं, यानी किसी मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल्स निकाला जाता है। ठीक है, अब ये तीन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी, पहला जो आर आई इक्वल टू आर जे, इसका मतलब आप इसमें रो को
इंटरचेंज कर सकते हैं, रोज को इंटरचेंज किया जा सकता है पहली में, आर आई इक्वल टू आर जे, यानी कि ith रो को jth रो से इंटरचेंज किया जा सकता है। और जो इसमें ये भी किया जा सकता है कि किसी भी रो को रिप्लेस किया जा सकता है अल्फा टाइम्स रो आई, मतलब अब ये है पहली रो है, अगर उसमें अल्फा की मल्टीप्लाई कर दो तो पहली रो रिप्लेस होगी अल्फा, वो फर्स्ट रो से, अल्फा इंटू फर्स्ट रो से, यानी कि आर आई कोई रो होती है, आई का मतलब आयत, मतलब आई की वैल्यू वन हो सकती है, तो आर वन रो यानी कि फर्स्ट रो। तो अगर आई आर आई कोई रो है उसे हम रिप्लेस करते हैं अल्फा आर आई से, तो ये भी किया जा सकता है। दूसरा, अब यहाँ पे किसी भी ये रो में वो मल्टीप्लाई जोड़ा जा सकता है, किसी भी रो का दूसरी रो को मल्टीप्लाई, यानी कि रिप्लेस रो आई विद द सम ऑफ द रो आई एंड अल्फा टाइम्स रो जे। तो ये तीन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड में लगाई जाती है। मतलब कंसेप्ट यहाँ पे रो का है कि आप जो रो लगा रहे हो, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड आपको सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने की बात करता है। अब इसमें स्टेप्स क्या है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड को मतलब सोल्व करने के, तो यहाँ पे आप स्वैप कर सकते हो रोज को, जो हमने ऊपर तीनों तीन वो पढ़े हैं वही सब है, यहाँ पर इसमें ज्यादा कुछ बताने का जरूरत है नहीं है। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम्म। अब हमें इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ना है। अगर हमारे पास ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है और जिनका सेम ऑर्डर है और मगर दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ए इंटू बी यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी इंटू ए, अगर आई आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी इक्वल टू मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ जाएगी, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई अपॉन ए आ जाएगा, ए मैट्रिक्स। तो ए को हम क्या ऊपर जब ऊपर ले जाते हैं तो पावर माइनस में हो जाती है, तो बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई आ गया। और किसी मैट्रिक्स में आई की मल्टीप्लाई करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो यानी कि बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स कहलाएगा, सॉरी, यानी कि ए का इनवर्स ही आपका क्या होगा, बी मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी कि बी क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा। तो बी को क्या कहेंगे, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, बी इक्वल टू ए की पावर माइनस वन या ए इक्वल टू बी की पावर माइनस वन। तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं होता, यानी कि सिंगुलर होना चाहिए वो। तो अगर ए इनवर्स को हम किस उस फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, ए इनवर्स बराबर वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स होता है ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया इनवर्स निकालने का तरीका। अब आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की तरफ चलते हैं। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर क्या होता है, अगर आपके पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है, उसको आप किस फॉर्म में लिखते हैं, ए एक्स इक्वल टू वाई की फॉर्म में लिखते हैं। वाई क्या आ जाएगा, कॉलम वेक्टर आ जाएगा, एक्स आपका ये कॉलम वेक्टर है अननोन्स का, ए आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो एक्स को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके किस में, वाई में। तो वाई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी ये क्या है, ये ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस किसकी मदद से, एक्स को हमने वाई में चेंज कर दिया, यानी कि एक्स वेक्टर जो है ये अननोन्स के कॉलम वेक्टर को हमने किस में चेंज कर दिया, वाई कॉलम वेक्टर में चेंज कर दिया। वो किसकी मदद से, ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके। तो अब यहाँ पे इस तरह से ये कैच ये है कि ए एक्स इक्वल टू वाई, हम इसे मान लो ये मान लेते हैं कि ये बराबर जो वाई है उसे हम इस तरह से मान लेते हैं कि लैम्डा एक्स के बराबर होगा। जो ये वाई एक्स अननोन था ना, एक्स अननोन वेक्टर था, अगर उसमें हम किसी ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं कि वो वाई के बराबर आ जाए, तो अगर वाई के बराबर आएगा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एक्स को लैम्डा आई इंटू एक्स लिख सकते हैं। हमने लैम्डा आई इंटू एक्स लिख लिया तो ये बराबर आपका क्या हो गया, ए एक्स के हो गया। तो अब इसे इधर लेके आ गए तो यहाँ पे ये आपकी इक्वेशन आ गई, तो एक्स इंटू ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो वो जो जो यहाँ पे ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो है, एक्स जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए माइनस लैम्डा को जीरो होना पड़ेगा। जो यहाँ पे ए माइनस लैम्डा जीरो है, तो यहाँ पे ए माइनस लैम्डा जीरो कब होगा, जब लैम्डा की वैल्यू हमें पता होगी और लैम्डा की जो वैल्यू होगी उन्हें पुट करने पे जीरो आ जाए। तो ये जो लैम्डा आएगी इसी को ही हम आइगन वैल्यू बोलेंगे, जो लैम्डा है इनको ही आइगन वैल्यू बोलेंगे। मगर आइगन वैल्यू किसकी, ए की, जो ए मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू, यानी कि ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू। लैम्डा क्या होगा, स्केलर होगा, और एक्स क्या हो जाएगा, नॉन जीरो वेक्टर हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड का। नॉन जीरो इसलिए क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू सारी की सारी तो जीरो नहीं आएगी ना, कुछ तो आपकी नॉन जीरो रहेगी। ठीक है, तो वो ये, और जो एक्स होगा उसको हम क्या बोल देंगे, आइगन वेक्टर बोलेंगे। वाई को क्या बोलेंगे, आपका ये सॉरी लैम्डा को क्या बोलेंगे, आइगन वैल्यूज बोलेंगे। तो आइगन वैल्यूज की जो दूसरे नाम होते हैं उनको कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी बोल देते हैं, प्रॉपर वैल्यू भी बोल देते हैं और लेटेंट वैल्यूज भी बोल देते हैं। तीन डिफरेंट नाम है इसके। ठीक है, ये हो गया।
आइगन वैल्यूज। तो अब ये जो हमें हमें निकालनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगी? जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, अब उसमें क्या करना है, ए ये हो गया। वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगी? ए माइनस लैम्डा आई निकालना होगा, तो ए रख दिया, ए माइनस लैम उस मैट्रिक्स में, आई मैट्रिक्स में जो है वो आपको लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे और फिर से माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो ये आ जाएगी ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। तो उसका डिटरमिनेंट जब जीरो के बराबर पुट कर दोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी। यानी कि ए माइनस लैम्डा आई बराबर जीरो का ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो रख रहे हो, तो उसे बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता लगी। अब इनकी प्रॉपर्टीज, आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो, अगर कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज है हमारे पास ए डैश, तो इसका मतलब ये दोनों की आइगन वैल्यूज क्या होगी? सेम होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? यानी कि किसी मैट्रिक्स ए की और उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यूज सेम होती है, और आइगन वैल्यूज का अगर सम कर दे तो वो किसके? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बराबर होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल। डायगोनल में जितने एलिमेंट हो गए अगर हम उनका सम कर देते हैं तो वो जो वैल्यू आएगी उसे हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाता है? अगर इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हम निकाल लें, उनका सम करते तो डायगोनल के सारे एलिमेंट के सम के बराबर आएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है जो प्रोडक्ट होता है आइगन वैल्यूज का किसी भी मैट्रिक्स का, वो इक्वल होगा किसके? डिटरमिनेंट के। तो डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू तीन है, तीन मतलब लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री है, उनकी मल्टीप्लाई कर दे, तो जो आपका मैट्रिक्स का जो ए मैट्रिक्स है उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आपकी लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री ऐसी बहुत सारी है लैम्डा एन तक, तो आइगन वैल्यूज हो, तो उस केस में क्या है कि जो ए मैट्रिक्स आइगन वैल्यू को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर किसी मैट्रिक्स को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया तो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू भी सारी की सारी के से मल्टीप्लाई हो जाती है। पहली तो प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, अगर उस मैट्रिक्स की पावर हम m, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए और उसकी पावर m, कि ए मैट्रिक्स की पावर m है, और यानी कि उसका m टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया गया है ए मैट्रिक्स का, तो जो वो मल्टीप्लिकेशन होकर आएगा वो मैट्रिक्स आएगा, उसकी भी उसके आइगन वैल्यूज की भी पावर m होगी। ठीक है, ये की प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो जाएगी? जो आइगन वैल्यू अगर मान लो इनवर्स निकाल दिया आपने ए इनवर्स की आइगन वैल्यू, तो वन अपॉन लैम्डा वन, वन अपॉन लैम्डा टू, वन अपॉन लैम्डा एन, यानी कि कहने का मतलब लैम्डा वन की पावर माइनस वन, लैम्डा टू की पावर माइनस वन, लैम्डा थ्री की पावर माइनस वन, इस तरह से इनकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपने पढ़ लिया, आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टी पढ़ ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगली कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उन पर हम चलते हैं। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज की थोड़ी प्रॉब्लम के बारे में जान लेते हैं। मैट्रिक्स आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या होते हैं? जैसे कि ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ये तो अब जो ए एक्स इक्वल टू जो लैम्डा एक्स है, मान लो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स है, तो अब जो आइगन वैल्यूज है वो लैम्डा होगी। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है ये मैट्रिक्स आइगन वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? आइगन वैल्यूज को आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है। आइगन वेक्टर हमारा क्या था? एक्स था। अब उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। जो आइगन वेक्टर एक्स है, मान ली किसी मैट्रिक्स का ए का आइगन वेक्टर एक्स है, वो क्या होता है? यूनिक नहीं होता। मतलब आइगन वेक्टर किसी भी मैट्रिक्स के क्या होते हैं? यूनिक नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे कि आपकी कोई इक्वेशन है एक्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू सेवन। अब इसकी जो वैल्यू निकालोगे, एक्स की वैल्यू मान लीजिए आपकी माइनस वन आ गई और वाई की वैल्यू आ गई आपकी थ्री, तो ये यूनिक वैल्यू आई है। मगर यहाँ पे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जो है यूनिक नहीं होते, वो चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई पहले आपका किसी मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर मान लो आपको कुछ आ गया, वी वन आ गया, तो किसी लड़के ने वी वन निकाला तो दूसरे लड़के ने वी टू निकाल दिया, उसका गलत हो गया। नहीं नहीं नहीं, वो भी सही होगा। तो आइगन वेक्टर आपके क्या होता है? ये यूनिक नहीं होते। दूसरा है जो आइगन वैल्यूज है वो क्या होती है? अगर डिस्टिंक्ट है किसी मैट्रिक्स की और वो मैट्रिक्स का साइज कितना है? एन बाई एन है, तो उनके जो कोरोस्पोंडिंग आइगन वेक्टर होंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्सन, वो क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी? अगर दो या दो से ज्यादा आइगन वैल्यूज इक्वल है तो ये कहा जा सकता है कि ये ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी ये पॉसिबल, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर करोस्पोंड करे इक्वल रूट के। ठीक है,
ये इस तरह समझो कि अगर दो, इफ टू और मोर आइगन वैल्यूज आर इक्वल, इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल, या हो भी सकता है पॉसिबल, नहीं भी, कि टू गेट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कोरोस्पोंडिंग टू इक्वल रूट्स। यानी कि अगर आपके आइगन वैल्यू दो या दो से ज्यादा आइगन वैल्यू इक्वल है, तो उसमें उन केसों में उनके कोरोस्पोंडिंग, उन आइगन वैल्यूज के कोरोस्पोंडिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी, ये बोला गया है। चौथी प्रॉपर्टी है, जो आइगन वेक्टर होते हैं x1 एंड x2, उनको हम क्या ऑर्थोगोनल वेक्टर तभी बोलेंगे जब x1 डैश इंटू x2 इक्वल टू जीरो, यानी कि जो आइगन वेक्टर का ट्रांसपोज है इंटू दूसरे में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बराबर जीरो के आना चाहिए आपके, यानी कि जीरो वेक्टर के आना चाहिए, तभी आपको क्या बोला जाएगा, ये आपका वो बोला जाएगा, क्या नाम, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोले जाएंगे। पांचवी प्रॉपर्टी आइगन वेक्टर की, कि अगर आपका आइगन वेक्टर किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के corresponding डिफरेंट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल, यानी कि आइगन वेक्टर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स corresponding डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल होते हैं किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर होते हैं, और वो जो आइगन वेक्टर किसी आइगन वैल्यूज के corresponding आएंगे, वो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, अब हम आगे के कंसेप्ट पे चलते हैं। आगे का कंसेप्ट क्या है, आगे ये तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, जो ये नॉन सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेन था आपका यही जो मैंने बताया। डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ये हमारा अगला टॉपिक। देखिए इसमें क्या है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि आपके पास मैट्रिक्स हो गया, क्या, आपके पास मैट्रिक्स हो गया ए। अब उस ए मैट्रिक्स को हमें डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब उस डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए इसमें कुछ किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, डिवीजन, इनवर्स से मल्टीप्लाई, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा ना। तो जो ये हम आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सिमिलर जो होता है, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक साइड हम किसी उसके कोई मान लो जैसे कोई मैट्रिक्स है पी, तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक साइड आप क्या हम कर देंगे, किससे, पी से, उस मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई, यानी कि एक राइट साइड हम पी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके लेफ्ट साइड में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके, ए के। तो ए के लेफ्ट साइड में हम तो पी इनवर्स है, और दूसरी साइड में पी से। तो ये इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, हम जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाएंगे, तो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स आएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बोला गया है, तो डायगोनालाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ ए टू द डायगोनल फॉर्म। रिडक्शन ऑफ ए टू ए डायगोनल फॉर्म, कि हम ए को, ये पूरी प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, डायगोनालाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स, कि ए को हम रिड्यूस करते हैं किसमें, इसकी डायगोनल फॉर्म में, तो इसी को हम डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। ए अगर रिलेटेड है डी से किसी सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से, इस तरह से कैसे रिलेटेड होगा, कि डी बराबर पी इनवर्स ए इंटू पी हो, तो तब क्या होगा, ए रिड्यूस करके हम डायगोनल फॉर्म में ला सकते हैं, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स जिसे हम डी बोलेंगे उसमें ला सकते हैं। किसकी मदद से, थ्रू मॉडल मैट्रिक्स पी की मदद से। और जो पी होगा, जो मॉडल मैट्रिक्स पी होगा, जिसकी हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, उसे हम स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, किसका, ए का, इस ए का स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इसकी थ्योरम हम पढ़ लेते हैं, थ्योरम ऑन डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, और जिसका साइज है एन बाई एन, उसमें एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, वो एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर रखता है, तो तब उस केस में जो मैट्रिक्स पी होगा, इस तरह से हमें मिल जाएगा, मतलब इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा कि पी इनवर्स ए इंटू पी, पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी, वो आपकी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ए आपका डायगोनल मैट्रिक्स में आ जाएगा, यानी कि डी आपका क्या हो गया, स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स हो गया, स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स, और पी आपका मॉडल मैट्रिक्स हो गया, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टू पी इनवर्स इंटू पी होगी, इसी को हम बोलते हैं सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इसकी पूरी क्या है, थ्योरम है। ठीक है, ये थ्योरम हो जाएगी। ठीक, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि भाई आगे हमें क्या करना है, इसमें कौन सा टॉपिक है हमारा आगे। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक होगा, कौन कहाँ गया टॉपिक, हम्म, पावर ऑफ ए मैट्रिक्स बाय डायगोनलाइजेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स की पावर निकालते हैं, जैसे कि ए की पावर टू, ए कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, या आपका
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसकी हमें जैसे पावर निकालनी है, तो क्या करेंगे हम कि किसकी मदद से निकालेंगे, डायगोनलाइजेशन की मदद से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी कैन ऑब्टेन द पावर ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग डायगोनलाइजेशन। जैसे कि हमें डी डी हम डायगोनलाइज मैट्रिक्स था ना ये ए का, तो इसे हम क्या लिख सकते थे, डी बराबर पी इनवर्स ए पी लिख रहे थे। तो इसको क्या बोल रहे थे, सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे थे। ये क्या था, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही लगेगा, सॉरी वो मैंने वो आपका क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोला ना, वो गलत। ठीक है, पी क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमें पावर निकालनी है, जैसे कि डी स्क्वायर निकालना है, डायगोनल पावर निकालनी है, तो क्या होगा, इसे दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पी इनवर्स ए पी इंटू पी इनवर्स ए पी, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी इनवर्स ए इंटू पी, और पी इनवर्स एक साथ हो गया। ठीक है, और इंटू ए पी एक साथ आ गया, तो ये पी इनवर्स यानी कि उसका इनवर्स का ही मल्टीप्लीकेशन किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो ये तो आई आ गया। अब पी इनवर्स ए बचा यहाँ पे, और यहाँ पे भी ए बचा, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा और पी। तो यानी कहने का मतलब डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, पी इनवर्स ए स्क्वायर पी, यानी कि स्क्वायर करना है। जो डी बराबर पी इनवर्स ए पी था, तो बस हम ऐसे ही क्यूब निकालना है, ऐसी डी की पावर एन निकल जाएगा। तो डी की पावर एन निकल गया। अब जब आप डी की पावर एन बराबर पी इनवर्स ए की पावर एन बराबर पी निकाल दिया, इंटू पी निकाल दिया आपने, डी की पावर एन यानी कि डी की पावर एन यानी कि एन एथ पावर निकाल दी डी की डायगोनल मैट्रिक्स की, इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी इनवर्स इंटू ए की पावर एन इंटू पी। तो अगर हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ए की पावर एन फाइंड करनी है। ए की पावर एन क्या हो जाएगी, डी की पावर एन, इधर पी इनवर्स की इधर मल्टीप्लाई करो तो पी बन जाएगा, और जो यहाँ पे पी था वो क्या हो जाएगा, पी इनवर्स हो जाएगा। तो पी इनवर्स तो ए की पावर पी इंटू डी की पावर एन पी इनवर्स इक्वल टू ए की पावर एन, इसके बराबर हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स हो जाएगा। तो प्रोसीजर इसका हम पढ़ लेते हैं एक बार। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले तो हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आइगन वेक्टर पी को निकालने के लिए। ठीक है, अब फिर हमें डी निकालना पड़ेगा। जब हम डी निकालेंगे तो क्या होगा, किससे निकालेंगे, डी बराबर पी इनवर्स ए पी से निकालेंगे, और ए की पावर एन हम इससे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया। हम्म अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में। मान के चलो हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, ये सिमेट्रिक तब होगा जो इसके डायगोनल के, जो ये आपका डायगोनल है, इसके ये डायगोनल के अपर ट्रायंगुलर में ये जो 152 है, और ऐसी ये लोअर ट्रायंगुलर में। ठीक है, यहाँ पे ये आपको -2 है ना, -2 नहीं होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, अरे क्या है, थोड़ा हैंग कर रहा है सिस्टम। ये 0 और ये आपका क्या हो जाएगा, 2, 152, ये आपका क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स हो जाएगा आपका सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, क्योंकि देखो ये आपका क्या था, ये डायगोनल था, ये वाला डायगोनल है। ठीक है, इस डायगोनल के अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट की। ये देखो आपकी कोरोस्पोंडिंग 5 5 से मैच कर रहा है, 2 2 से, 1 1 से मैच कर रहा है यहाँ पे। यानी कि ए बी सी जो ये आपका डायगोनल है, इसके अपर ट्रायंगल में लोअर ट्रायंगल में जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है वो क्या सेम है। यानी कि इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या ये कहिए ए ट्रांसपोज बराबर ए हो, ए ट्रांसपोज बराबर ए होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है, ए ट्रांसपोज बराबर ए होना चाहिए। तो यह इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए डैश इक्वल टू ए, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या पहचान हुई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान हुई कि ए ट्रांसपोज बराबर ए होता है। तो उसके जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट होंगे, ए के जे, मतलब केथ रो का और जेथ कॉलम का जो एलिमेंट है वो बराबर ए जे के बराबर होगा। यानी के की वैल्यू यहाँ पे 2 1 है, और इसी तरह से A21 A12 के बराबर होगा। इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें बराबर नहीं होते। ये जो है आपका स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये तब होगा, ए को हमने माना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होगा जब ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a हो, या ए ट्रांसपोज बराबर -a हो। इसे ऐसे कह लो या ऐसे कह लो, बात बराबर है। और भी मैंने डाल दिया, और तो ये हो, तो यानी कि दोनों के ए ट्रांसपोज उसकी मल्टीप्लिकेशन बराबर 0 आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए के जे
बराबर माइनस ए जे के बराबर, यानी कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए आपका, क्या हो गया, जीरो हो गया। सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो हो गए। ठीक, तो अब आते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरफ। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसे कहते हैं जो किसी ट्रांसपोज का और उसी के मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन बराबर क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरी चीज, ये प्रॉपर होना चाहिए, मैट्रिक्स ये प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि उसका ट्रांसपोज बराबर आपके वन के होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक मैट्रिक मान लीजिए कि आर, आर बराबर हमने हाफ, जो ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि आर बराबर वन अपॉन टू इंटू ए कोई मैट्रिक्स प्लस उसका ट्रांसपोज किया तो सिमेट्रिक होगा। एस बराबर हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू इसकी सिमेट्रिक होगा। और जो ए होगा वो आर प्लस एस के बराबर होगा। ठीक है, ए ए मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, आर प्लस एस के बराबर, यानी कि ए मैट्रिक्स ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, आर प्लस एस के होगा। और आर क्या होगा, आर आपका हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा। और ये एस क्या होगा, प्लस दोनों को ऐड करेंगे ना, प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज होगा। तो ये होता है ए मैट्रिक्स, ए बराबर इनके आएगा। ठीक है, ये कर दीजिए, तो ये इसको स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि जो इनकी आइगन वैल्यूज होती है, आइगन वैल्यू सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये पहला पहला पॉइंट है। आइगन वैल्यू जो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, रियल होती है, कभी भी इसकी इमेजिनरी नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट ये आता है इसकी प्रॉपर्टी का, आइगन वैल्यू जो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है वो प्योर इमेजिनरी होगी, या तो जीरो आएगी या इमेजिनरी आएगी। इसकी सिमेट्रिक्स की इमेजिनरी या जीरो आएगी, और आपकी सिमेट्रिक्स की क्या आएगी, हमेशा ही वो आएगी, क्या नाम, रियल नंबर। ठीक है, और डिटरमिनेंट जो होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, उसकी वैल्यू प्लस वन या माइनस वन होगी। यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए मान लो ए है, तो इसका ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि ए का आपका या तो माइनस वन आएगा डिटरमिनेंट, या आपका प्लस वन आएगा, ये बोला गया है इसमें। अब दूसरा प्रॉपर्टी है, आइगन वैल्यू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो होती है, या तो रियल नंबर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, मगर पेयर में आते हैं। और एब्सोल्यूट वैल्यू उनकी वन होगी, क्योंकि उनकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू वन कैसे होगी, क्योंकि ए प्लस आई बी आ गया। ठीक है, ये आपका इसका नंबर आ गया, मान लो इसका आइगन वैल्यू आ गया, तो अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वन आ जाएगी, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी वन आएगी। तो ये आपका क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी होगी ऑर्थोगोनल और आपकी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब है कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं करना है, आपके सिलेबस में विदाउट प्रूफ है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है वो आपकी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उससे सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब यह ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट बराबर क्या होगा, माइनस वन की पावर एन इंटू लैम्डा की पावर वन और लैम्डा की पावर एन प्लस ए वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू लैम्डा की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक, ए एन तक। ये क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा किसका, एन बाई एन मैट्रिक्स का, यानी कि जो कि क्या है ए। ये किसके बराबर होगा, आई ए आई जे के बराबर होगा। ठीक है, देन इसका मतलब ये होगा कि इसे अगर सेटिस्फाई करती है ये आपकी पोलिनोमियल, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ऐसी आएगी ना, ये अगर इसे सेटिस्फाई करते तो इसका मतलब क्या होगा कि x की पावर n जो आपका क्या है, अननोन वेक्टर है, मतलब अननोन्स का वेक्टर है, x की पावर n प्लस ए एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू, ये ए वन होगा, ए वन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए एन आई इक्वल टू जीरो। ये क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी बाय कैसे, एक्स बराबर ए पुट करने पर। उसने यही तो कहा कि हर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी ये आ गई। अब इसमें लैम्डा तो आपका आइगन वैल्यू है, उसकी जगह हमें वेरिएबल रखना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे, एक्स, एक्स क्या है आपका अननोन्स का वेक्टर, उसमें आपने पुट कर दिया। अब एक्स की वैल्यू इसे सेटिस्फाई कब करेगी, जो एक्स बराबर ए हो जाए, तो ए इसमें पुट कर दो, तो क्या आएगा, ए की पावर एन प्लस ए वन ए की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू ए की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट का अप टू ए एन आई तक। आई क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी क्या थी, कैले हैमिल्टन थ्योरम थी। अब आ गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, अगर आप आपके पास होमोजीनियस पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री सेकंड है, मतलब 2 डिग्री का है, वो
उसमें कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे कि अब टू वेरिएबल की आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, है ना, और प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू मान लो क्यू, यहाँ पे क्यू आपका फंक्शन है, ठीक है, क्यू यहाँ पे आपका फंक्शन है, ठीक। तो क्यों वो भी फंक्शन एक्स वाई का है, क्योंकि सबकी आपकी डिग्री कितनी है, दो, वन प्लस वन, यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू है। और ऐसी तीन वेरिएबल का हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, ठीक है, और प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी वाई जेड प्लस एफ एक्स जेड, ओ एफ जेड एक्स इक्वल टू क्यू एक्स वाई जेड, ये तीन उसका है, ठीक। तो इसी तरह से कितने भी वेरिएबल्स का आपका हो सकता है, ठीक। ये मल्टी पोली पोली वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम एक्सप्रेस करेंगे, मैट्रिक्स को क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करेंगे, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो इस तरह से एक्सप्रेस की जा सकती है किसी भी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की, जैसे कि आपका मान लो क्वाड्रेटिक फॉर्म मान लीजिए क्यू एक्स है, ठीक है, उस हम ऐसे वो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स डैश ए एक्स, ठीक है। इस तरह से हम वो कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करने के लिए, जहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, अननोन्स का वेक्टर हो जाएगा, और ए आपके कोफिशिएंट का वेक्टर हो जाएगा, मान लीजिए जो आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, ठीक है, ट्रांसपोज। अब वो पहला ये एक्स डैश क्या होगा, ट्रांसपोज हो जाएगा किसका, अननोन वेक्टर का, ये ट्रांसपोज ऑफ अननोन वेक्टर, अननोन्स का वेक्टर का, ठीक है। तो एक्स डैश ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वन वन एक्स वन का स्क्वायर, सी टू टू एक्स टू का स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस टू सी वन टू एक्स वन एक्स टू, इस तरह से जितने वेरिएबल का आपका टोटल जो डिग्री है, मान लो दो है तो दो ही रखनी है, तीन है तो तीन रखनी है, इस तरह से, और उनके कोफिशिएंट की वो क्या होती रहेगी, मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी। तो यहाँ पे मैट्रिक्स मान लो ए हो गया, ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। आर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्म का, डिस्क्रिमिनेंट जैसे कि आपका डी है, मान लो डी को डिस्क्रिमिनेंट तो माइनस बी प्लस माइनस आपका क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। और सी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जैसे कि वन अपॉन टू इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज है, सी ये है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो, क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया। अब हमने ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का समझे, अब थोड़ा सा इसमें समझें कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या क्वाड्रेटिक फॉर्म की, उसे कैसे करते हैं, या ये कह लीजिए डायगोनलाइजेशन हम करेंगे मैट्रिक्स का। तो कोई मैट्रिक्स हमें गिवन होगी किस फॉर्म में, एक्स डैश या एक्स ट्रांसपोज ए एक्स की फॉर्म में, ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस पे लगा रहे हो आप, एक्स पे लगा रहे हो, जैसे एक्स बराबर पी वाई है, तो हमने वाई पे ट्रांसफॉर्मेशन मान लो एक्स लेके आए, एक्स पे नहीं लगाई, एक्स लेके आए, अब मतलब एक्स आया फाइनली, वाई पे लगाई ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या है कि पी से मल्टीप्लाई करी, पी ने वाई को ट्रांसफॉर्म कर दिया किस में, एक्स में। तो ये है ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांस, तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश यानी कि एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू पी वाई ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि एक्स बराबर पी वाई है। और इसके ट्रांसपोज कैसे लिख सकते हैं, मान लो जो हमने पढ़ा था ए बी का ट्रांसपोज, हम ऐसे लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग जाए जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ भी है, ठीक है। तो वाई ट्रांसपोज इंटू पी ट्रांसपोज, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक्स ट्रांसपोज इंटू ए एक्स इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वाई ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज ए एक्स हो गया, और वाई ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज ए, और एक्स की जगह हमने क्या लिखा है, पी वाई, ठीक है, इसलिए इसकी लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, इसी फॉर्म में लगा रहे हैं ना, एक्स बराबर पी वाई की फॉर्म में। तो वाई ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज इंटू ए पी और इंटू वाई, तो ये आपका इस फॉर्म में आ गया। तो P ट्रांसपोज AP, और ये इसको हमने क्या बोल दिया, B बोल दिया, तो Y ट्रांसपोज इंटू बी और Y, ठीक है। B क्या हो गया, P ट्रांसपोज इंटू AP, ये ट्रांसफॉर्म क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है। और B ट्रांसपोज क्या हो गया, ये P ट्रांसपोज AP का भी ट्रांसपोज, यानी कि आपका ये कैसे लिखोगे, ये बराबर B क्या आ जाएगा, P ट्रांसपोज AP आ जाएगा ये, ठीक। तो रैंक अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये है कि जो रैंक के हिसाब से रैंक जो बी की होगी वही रैंक ए की होगी, है ना। यह कह ले कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स होंगे, और ट्रांसफॉर्म कौन करेगा, ये वाई को करेगा, पी ट्रांसफॉर्म करेगा, इसे कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका हो गया क्या नाम, मैट्रिक्स का। टॉपिक है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है कि देखिए, अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स ए है,
ठीक है, हमने एक मैट्रिक्स लिया है, उसकी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगे या रो वेक्टर होंगे, उनको ही हम मैट्रिक्स बोलेंगे। उनके नंबर ऑफ जितने भी उसमें नॉन जीरो, जैसे कि क्या नाम, एक एक हमारे पास मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, जिसमें जिसके एलिमेंट है 3022 माइनस 642, ये सब एलिमेंट है। ठीक है, अब इसमें नॉन जीरो रो वेक्टर हमें देखने हैं, जितने भी नॉन जीरो रो वेक्टर होंगे वो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। अब आप कहोगे इसकी रैंक कितनी आई है, 2, इसकी रैंक है 2। अब आप कहोगे इसमें तो सारे के सारे नॉन जीरो है, इसमें भी ये रो नॉन जीरो है, इसमें भी ये रो नॉन जीरो है, इसमें भी ये रो नॉन जीरो। नहीं, ये नॉन जीरो नहीं है। अभी इसे जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि दो रो को, दो रो सेम है, अगर उनका हम वो करेंगे, क्या नाम, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो क्या आ जाएगी, सेम रो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें दो रो सेम है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो फर्स्ट दो रो है, ये दो वेक्टर है, ये 3022 माइनस 642 24 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दोनों एक जैसी होंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो जिससे कि तीनों रो वेक्टर क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि इनके बीच में रिलेशन बराबर जीरो आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी, आपकी रैंक आ जाएगी। ठीक है, अब रैंक जो है वो इनवेरिएंट होती है, किसकी, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाने के बाद रैंक चेंज नहीं होती, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, या हम इसे समराइज इस तरह से कर सकते हैं कि जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आपकी रो वेक्टर्स होते हैं, उनकी जो रैंक है, जो सिस्टम है, वो वेक्टर्स के बराबर होगा। ठीक है, दूसरा, और लीनियरली डिपेंडेंट की जो रैंक होगी वो उसके वेक्टर से कम होगी, यानी कि नॉन जीरो वेक्टर्स जितने भी होंगे उससे कम होगी। मतलब रैंक नॉन जीरो वेक्टर वो कम होंगे और टोटल वेक्टर से, जो अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, अगर इक्वेशन उनके बीच में आती है तो। मतलब डिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि तीन वेक्टर दिए हैं, उनके बीच में जो वो उनके एलिमेंट है, जो उनके अननोन्स है, उनके बीच में कोई रिलेशन आ रहा है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर कोई रिलेशन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब अगला आगे बढ़ते हैं हम नॉर्मल फॉर्म, या जिसे हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें यह है कि जो कैनोनिकल फॉर्म है, उसे अगर हम किसी एलिमेंट पे या वो किसी मैट्रिक्स पे, जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, उस पे लगाते हैं, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से उस मैट्रिक्स को हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जो फॉर्म आएगी उसको ही हम कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। कैनोनिकल फॉर्म चार तरह की होती है, आई आर, आई आर जीरो, आई आर ये रो वेक्टर में, एक कॉलम वेक्टर में, और एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, तो इस तरह की चार फॉर्म होती है। ठीक है, ये चार फॉर्म मैं पढ़ा चुका, बता चुका, सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इसके बारे में ज्यादा मैं डिटेल में नहीं घुसना है। अब रैंक जो निकालते हैं, रैंक क्या होती है, अब हम टैंग रैंक जो निकालेंगे, हम यहाँ पे किससे निकालेंगे, ट्रायंगुलर फॉर्म से निकालेंगे या इक्लोन फॉर्म से निकालेंगे। इक्लोन फॉर्म मतलब अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, किसी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करके जो रैंक आएगी, नॉन जीरो वेक्टर आएंगे, नॉन जीरो रो आएगी, उतनी ही उसकी रैंक हो जाएगी। तो रैंक क्या हो जाएगी यहाँ पे, कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो उसकी वो रैंक हो जाएगी। अब अगर हम कोई, हमें लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा तो उनका सॉल्यूशन निकालना है, तो सबसे पहले तो बात आती है सॉल्यूशन का एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा, इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में, कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करेगा। कि कोई भी आपके पास अगर एम इक्वेशन दे रखी है जिसमें एन अननोन्स है, एम इक्वेशन है, एन अननोन है, तो जैसे कि आपके पास ये दे रखी है एम इक्वेशन है ये, ठीक है, और एन अननोन है इसमें x1 x2 x2 xn तक। ठीक है, और ये सिस्टम जो इक्वेशन का है वो कंसिस्टेंट होगा अगर ये सॉल्यूशन रखेगा। सॉल्यूशन रखेगा तो कंसिस्टेंट होगा, हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब सॉल्यूशन होते हैं आपके इनफाइनाइट, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, ये सब होते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन पढ़ लेते हैं, अगर इफ एंड ओनली इफ ए और सी ये दोनों ही सेम रैंक रखते हैं। ए क्या है, ए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और बी आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, मैं बता चुका हूँ। दोनों ही सेम रैंक मैट्रिक्स है, तो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। या ये कहिए वो उनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो दोनों की रैंक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, सी, और आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, ए, इन दोनों की रैंक बराबर आएगी। तो अगर बराबर आएगी तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर गया, यानी कंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो अब उसमें यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए दोनों की रैंक बराबर होनी चाहिए, और बराबर तो है ही है, वो किसके बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ अननोन्स की होनी चाहिए। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में दोनों की रैंक तो बराबर होगी, मगर वो किससे छोटी होगी, नंबर ऑफ अननोन से छोटी होगी। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में क्या होगा, इन दोनों की रैंक बराबर ही नहीं आएगी। जब दोनों की रैंक बराबर ही नहीं है तो इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ अननोन से ज्यादा है, वो कम है, तो इस तरह से हो जाएगा।
अब अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं हम। जो टॉपिक है हमारा होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में। होमोजेनियस इक्वेशन जो बराबर जीरो के होती है, जैसे कि ए एक्स इक्वल टू जीरो। ए यहाँ पर आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और एक्स है आपका अननोन का वेक्टर, तो बराबर किसके है, ये जीरो वेक्टर, वो कॉलम वेक्टर के बराबर हो गया। तो जो एक्स है ये हर एक अननोन किसके बराबर होगा, जीरो। तो कहने का मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर आपका आर ए यानी कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, जो अननोन मैट्रिक्स वो नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर आ रही है, तो उसके केवल और केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। दूसरा केस में अगर आपकी रैंक ए मैट्रिक्स की वो नंबर ऑफ अननोन से कम आ रही है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के रिलेशन में बता रहा हूँ उसके रिगार्डिंग, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये हो गया। अगला टॉपिक है हमारा, हालांकि इसे मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था रैंक से पहले, पर चलो बाद में है, कोई बात नहीं। ठीक है। पहले डालना तो दिमाग से निकल गया। ठीक है। तो अब हम पढ़ते लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। अब कोई वेक्टर है हमारे पास, जैसे कि x1 x2 xn, ये सब के लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे, कैसे पता लगेगा। तो वेक्टर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अगर सारे ही वेक्टर, रो वेक्टर है कॉलम वेक्टर, सेम ऑर्डर के है, तो एन स्केलर आपके जो कि नॉन जीरो नहीं है, एन स्केलर मतलब लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री लैम्डा एन, ये सारे इस तरह से एग्जिस्ट करे कि एक वेक्टर में लैम्डा वन की मल्टीप्लाई की, दूसरे में लैम्डा टू की, तीसरे में लैम्डा थ्री की, और वो बराबर जीरो आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, अगर ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट करती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगे। क्योंकि ये जीरो तभी होगा, ध्यान देखिए, ये इक्वेशन जीरो होगी, ये तो लैम्डा तो अननोन है, ये इक्वेशन जीरो तभी होगी ना जब सारे एक्स जीरो हो जाएंगे। जब एक्स वन भी जीरो हो जाएगा, एक्स टू भी जीरो हो जाएगा, एक्स थ्री भी जीरो हो जाएगा, जब सबको ही जीरो हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आपका कोई सॉल्यूशन क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि एक दूसरे पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे ना, तो इंडिपेंडेंट हो गए। तो इसमें यही ध्यान रखना है, जो हमारे पास वेक्टर का सेट होगा, इसमें के कॉम्बिनेशन जो होगा ना वेक्टर्स का, वो इंडिपेंडेंट तभी कहलाएगा, कुछ इक्वेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब जब हम यहाँ रैंक से इनकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को डिटरमाइन करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जो रैंक है, मैट्रिक्स की रैंक है, गिवन वेक्टर्स इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ वेक्टर्स के। यहाँ पे कह रहा है, इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन वेक्टर इज इक्वल द नंबर ऑफ वेक्टर, देन द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब लीनियरली, जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ द गिवन वेक्टर्स, जो गिवन वेक्टर्स होंगे उनकी रैंक जो है वो नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर होगी, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, अदरवाइज क्या हो जाएगी, लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगी। यही कंसेप्ट बहुत छोटा था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो ये आपका रिवीजन हो गया पूरा, आपकी 30 यूनिट का। ठीक है, टोटल यूनिट हो गया। तो आई होप आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, अच्छी तरह से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और डिस्कशन के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। तो यार मज़ा आया कि नहीं, मतलब और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि तुम्हारे को मज़ा आया कि नहीं आया, और कैसी लगी वीडियो। अपना जो है सारा का सारा फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना यार। और लाइक कर देना वीडियो को, और अगर वीडियो पसंद आई है, लग रहा है दिल से यहाँ पे यार तुम्हारे लिए काम हो रहा है, तो वीडियो को शेयर कर जरूर कर देना। अब इसके बाद जो है आते हैं, भैया इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो यार इसके नोट्स जो हैं ऐप के अंदर, जो तुम जाओगे ना, ये जो फ्री पी वाई क्यूज़ है ना, ये वाला, इसके अंदर जाओगे तो तुम्हारे को जो है इसके नोट्स जो है शॉर्ट नोट्स में डाले यूनिट 3 के मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स होंगे जो टीचर ने अपने हाथ से बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स 10-11 पेज के होंगे। ये जो है कल तक आ जाएंगे, तब तक जो है इस वीडियो को अच्छे से प्यार दिखाओ। कल मैक्सिमम कल दोपहर तक आ जाएंगे ये नोट्स, ठीक है। इसके बाद जो है, क्योंकि यार तुमने जब कल इतना प्यार दिखाया, तो मैंने फिर जो है टीचर को बोला कि यार इनके लिए नोट्स भी बनाओ। तो जो नोट्स थे वो मैंने टीचर को बोल के जो है तुम हम सबके लिए तैयार करवाए हैं। तो अब इसके बाद आते हैं सरप्राइज़ नंबर 2 की तरफ। तो सरप्राइज़ नंबर 2 क्या होने वाला है, सोचो। तो यार देखो, जो हमारे अलग सर हैं फिजिक्स वाला जो है, जो सबकी इंस्पिरेशन है, मेरी भी इंस्पिरेशन है, तो वो क्या कहते हैं कि देखो, यहाँ तो जो है एजुकेशन जो है फ्री कॉस्ट पे होनी चाहिए, यहाँ फिर बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट पे होनी चाहिए। तो यार, और बच्चों का जो है बहुत सारा मेरे को जो है मैसेजेस आ रहे थे कि भैया आपने पूरा एक्सटेंसिव वाला कोर्स तो लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर मतलब आप सारा कुछ कवर करा रहे हो, 20 घंटे के अंदर जो है पूरी मैथ्स के क्वेश्चन सब कुछ कवर हो रहा है, बट जिसने कॉलेज में पढ़ रखा है एक बारी, उसको सिर्फ रिवाइज करना है, उसके लिए भी कुछ लेके आओ। तो यार आपने बोला, और हम आपके लिए ले आए हैं अल्टीमेट मैथ्स रिवीजन कोर्स ऐप के अंदर। और अब तुमको लग रहा होगा भाई ये कोर्स जो है बेच रहे हैं, तो यार देखो क्या बात होती है कि जो टीचर है उन्होंने भी जो है एमटेक कर रखे है, तो वो भी कुछ ना कुछ मुझे चार्ज करेंगे। अगर मैं खुद पढ़ा रहा होता तो हो सकता है मैं आपसे चार्ज नहीं करता, बट क्योंकि ये जो टीचर हैं इतने क्वालिफाइड है, तो ये मेरे से भी कुछ ना कुछ चार्ज करें। बट जैसा कि अलग सर ने बोला कि जो कॉस्ट है वो बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए। तो तुम सोचो कि क्या कॉस्ट होगी इस कोर्स की। तो कोई सोच रहा होगा एमटेक कर रखी है आईआईटी दिल्ली से, 5-6 घंटे का कोर्स है, कम से कम 4 यूनिट रिवाइज करवा रहे हैं इसके अंदर,
तो यार कम से कम 600 का तो होगा, मतलब 100 रुपये एक घंटे के हिसाब से भी लगाएं अगर, तो यार 600 तो बन जाते हैं। तो अब 600 रुपये का कोर्स होगा तो यार बिल्कुल नहीं, 600 का नहीं है। अच्छा भैया चलो 400 का तो होगा ही, तो नहीं यार 400 का भी नहीं है, और कम करो, 400 का भी नहीं है, चलो भैया और आधा कर देते हैं, 200 रुपये। नहीं भाई 200 का भी नहीं है। ये कोर्स जो है आपको अप्रॉक्सीमेटली 189 रुपीज़ का जो है पड़ रहा होगा, ठीक है। और 189 में आपको जो है चारों यूनिट की फॉर्मूला रिवीजन, आपके कंसेप्ट की रिवीजन, आपको हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ मिल रहा होगा। और ये टोटल जो सारा कंटेंट है 5.5 घंटे से ऊपर है। तो यार मतलब थोड़ा सा मेरी बात भी समझो, क्योंकि मेरे को भी जो है टीचर को पे करना है। और ये जो 189 रुपीज़ जो अमाउंट है ना, इसके अंदर भी मतलब ये मत सोचो कि भाई भैया तो बहुत सारा कमा लेंगे या कुछ कर लेंगे। तो ये बिल्कुल मिनिमम अमाउंट है। इसके अंदर जो तुम्हारे ऐप के अंदर चार्जेस लगते हैं वो हैं, सर्वर के चार्जेस हैं, वो सब कुछ है। तो बिल्कुल तुम्हारे लिए बिल्कुल मिनिमम अमाउंट पे जो है ये कोर्स लेके आ रहा हूँ मैं। बस ऐसा ही प्यार दिखाते रहो। तो यार ऐसा मिनिमम अमाउंट पे जो है कोर्स लाना मेरे लिए पॉसिबल होता रहेगा। बस जो है वीडियो को लाइक कर दो यार, और अच्छा लगे कंटेंट तो यार शेयर कर दो। बिल्कुल मतलब तुम्हारे लिए आसान कर दिया तुमने, अगर पढ़ रखा है ना अगर एक बारी, और तुमको सब कुछ रिवाइज करना है, तो भाई 5 घंटे के अंदर सब कुछ, सारा कुछ कॉन्सेप्ट्स, तुम्हारे फॉर्मूले, सब कुछ जो है, सब कुछ रिवाइज है। देखो फॉर्मूला कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला और कंसेप्ट की रिवीजन होगी। उसके बाद जो है तुम्हारा यूनिट 1 थोड़ी सी मुश्किल थी ना, तो उसके अंदर 1 घंटे की जो है तुम्हारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की वीडियो भी डलवा दी। इसके अलावा तुम्हारे लिए हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स, बिल्कुल अब वीडियो भी देख ली एक बार, तुमको नोट्स बनाने की खुद भी जरूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन जो है डाल दिए गए हैं ऐप के ऊपर, मतलब कल तक आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। और बस यही था, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे जो है तुम्हारे लिए कोर्स लेके आया हूँ यार। बस प्यार दिखाते रहो यार। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जिन लोगों को लग रहा है कि भैया जो है ये महंगा बेच रहे हैं कोर्स यहाँ पे, मतलब महंगा तो यार बिल्कुल है ही नहीं। 189 रुपीज़, मतलब आजकल जो है तुम पेपर देने जा रहे हो तो इससे ज़्यादा तुम्हारे जो है जाने आने के लग रहे होंगे। और दूसरी बात जो है ये भी बता दूँ तुम्हारे को यार, ये टीचर ने जो है एमटेक कर रखी है IIT दिल्ली से, और इतना सारा एक्सपीरियंस, तो तुम अपने आप ही अज्यूम कर लो कितना मेरे को चार्ज कर रहे होंगे ये, कितने थाउजेंड्स के अंदर चार्ज कर रहे होंगे ये मेरे को। तो वो बात जो है वो फिर भी तुम्हारे लिए इतना, मतलब इतना, तो इतना कोर्स मैंने इतना सस्ता कोर्स आज तक ना कभी देखा है, और मेरे को नहीं लगता तुम भी कभी देखने वाले हो। 189 रुपीज़ में तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे कोई कोर्स नहीं है। तो यार बिल्कुल तुम्हारे लिए दिल से काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यार वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपने व्यूज़ इसके ऊपर, और वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है तुम सबके लिए, जो तुम्हारी प्लेसमेंट्स के अंदर भी तुम्हारे को हेल्प कर रहा होगा। ऐसी भी कुछ कुछ चीज़ें जो है आगे आने वाली हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर तुम्हारे एक बार पेपर खत्म हो जाए उसके बाद जो है सब कुछ जो है बताया जाएगा तुम्हारे को। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऑल द बेस्ट सबको पेपर के लिए, और बस।